जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस पे। पिछले क्लास में हम देखे थे फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखे थे। उसमें हम लोग पढ़े थे कि फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स के पिता किसे किसे बोले थे, और उसके बाद पढ़े थे कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु कितने तरह का था? वस्तु था दो तरह का, एक था प्रदीप्त और एक था अप्रदीप्त। प्रदीप्त किसको बोले थे? तो प्रदीप्त बोले थे वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता उसे प्रदीप्त वस्तु बोले थे। जैसे सूर्य, उसके बाद तारा, और उसके बाद बल्ब, ट्यूब, ये सब क्या था? तो ये सब था प्रदीप्त। उसके बाद पढ़े थे अप्रदीप्त। अप्रदीप्त में पढ़े थे कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसे अप्रदीप्त बोले थे। जैसे लकड़ी, मिट्टी, लोहा, ये सब क्या है? तो ये सब है अप्रदीप्त। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि वस्तु के प्रकार, लेकिन किस आधार पर? तो देखेंगे प्रकाश को आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, यानी कि प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तु कितने तरह का? प्रकाश के आर पार होने के, यानी किस वस्तु से प्रकाश पार हो जाएगा, किससे प्रकाश नहीं होगा, या किससे थोड़ा थोड़ा पार होगा। तो इसमें हम 3 भाग में बांटेंगे वस्तु को। कितने भाग में? 3 भाग में। 3 भाग में। पहला होगा पारदर्शी, दूसरा होगा अपारदर्शी, और एक तीसरा होगा पारभासी। तीसरा क्या होगा? पारभासी। अब बारी बारी से तीनों को समझते हैं। देखिए, पारदर्शी किसको बोलेगा? तो पारदर्शी बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो सके, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो सके। यानी हम टॉर्च जलाए और प्रकाश को पार कर दिया, यानी ये तरफ से वो तरफ भेज दिया, उसको बोलेंगे कैसा वस्तु? तो उसको बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। कैसा वस्तु? पारदर्शी वस्तु। और देखिए, अपारदर्शी का नाम से स्पष्ट है। पारदर्शी में क्या लग गया? अ मतलब रोक दिया। तो किसको रोक दिया? प्रकाश को जाने से। तो वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके, यानी वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अपारदर्शी। अब वो क्या है? वह पारभासी। पारभासी में क्या होगा? जब हम प्रकाश भेजेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा पार होगा और थोड़ा थोड़ा पार नहीं होगा, यानी वैसा वस्तु जिससे होकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके, वैसा वस्तु जिससे होकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके, यानी ना तो पूरा पार होगा ना पूरा पार नहीं होगा, यानी तनका ले पार होगा तनका ले पार नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पारभासी। तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या बोलेगा कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह आर पार हो सके, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में अगर आपको बोले बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे अगर प्रकाश भेजते तो पार हो जाता है, तो क्या बोलिएगा? कांच, शीशा। कांच को ही बोलते हैं शीशा। इससे अगर प्रकाश को भेजिएगा ये पार कर देता है। या फिर देखिएगा साफ कांच, साफ पानी, ये सबसे अगर आप प्रकाश भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश को पार कर देगा। और भी बहुत सारा हो सकता है। आप अपने आसपास में देखिएगा कि कौन प्रकाश को पार कर रहा है, कौन नहीं पार कर रहा है, या फिर कौन थोड़ा थोड़ा पार करने दे रहा है।
उसको उस आधार पर तीन भाग में बांट दिए। पहला हो गया पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। अब देखिए अपारदर्शी में समझते हैं, तो इसको क्या बोलेगा, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश, कौन आर पार नहीं होगा, हम नहीं, प्रकाश, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके, उसे क्या बोलिएगा, उसे बोलिएगा अपारदर्शी पदार्थ, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं आपको बोले कि बताइए इसका एक उदाहरण बताइए, क्या बोलिएगा, जैसे में देखिए यहाँ पे कांच है ना, और यहाँ बोलिएगा क्या अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जो प्रकाश को आर पार साफे नहीं होने देगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, लकड़ी, दीवार, बोर्ड, लोहा, etc। इस सबसे अगर प्रकाश को भेजिएगा तो पार होने देगा, नहीं पार होने देगा। अब देखिए पारभासी, तो पारभासी में क्या बोलिएगा वैसा पदार्थ जिससे होकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके, वैसा पदार्थ जिससे होकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके। लिख दीजिए वैसा पदार्थ जिससे होकर किससे होकर, तो जिससे होकर थोड़ा थोड़ा यानी अल्प मात्रा में थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक, बताइए इसका उदाहरण बता सकते हैं, बोलिए। देखिए यहाँ क्या लिखे है, पारदर्शी में लिखे है कि कांच, लेकिन इसी कांच को यानी शीशा को ले जाइएगा दीवार में रगड़ दीजिएगा, और दीवार में जब रगड़ दीजिए यानी घिस दीजिएगा, अब उससे प्रकाश को भेजिएगा, तो जितना पहले पार कर रहा था उतना प्रकाश को अब आर पार होने नहीं देगा, यानी थोड़ा सा प्रकाश को पार होने देगा, थोड़ा को रोक के रख देगा। तो बताइए थोड़ा थोड़ा प्रकाश उत्पन्न होने देगा, प्रकाश उत्पन्न नहीं रहे, प्रकाश को पार होने देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। यानी इसके उदाहरण में हम क्या बोल सकते हैं कि घिसा हुआ कांच, सीधे कांच बोलेगा तो पारदर्शी, लेकिन अगर घिसा हुआ कांच बोलेगा तो पारभासी। घिसा हुआ कांच। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखे कि साफ पानी से प्रकाश को भेजिएगा ना, तो जितना प्रकाश भेजिएगा सब के सब को हिला देता है, यानी प्रकाश को पार कर देता है। लेकिन अगर गंदा पानी, अगर कोई ले लिया गंदा पानी, यानी पानी ले लिए और खूब अच्छा से उसमें कादो घोर दिए यानी किचाइन कर दिए, अब अगर उससे प्रकाश को भेजिएगा तो बताइए पूरा प्रकाश पार हो पाएगा, नहीं, प्रकाश का थोड़ा सा ही पार्ट को क्या करने देगा, पार होने देगा। तो गंदा पानी। उसके बाद तेल लगा कागज EPC। तो चलिए अब हम लोग क्या देखें कि अभी हम लोग देखें कि प्रकाश को आर पार होने के आधार पर वस्तु को तीन भाग में बांटे थे, एक था पारदर्शी, एक था अपारदर्शी, तीसरा था पारभासी। पारदर्शी किसको बोले थे, तो पारदर्शी बोले थे कि वैसा पदार्थ जिससे होकर अगर हम प्रकाश को भेजेंगे तो पूरे मात्रा में प्रकाश को बाहर कर देगा, यानी पूरे प्रकाश को पार कर देगा, उसको क्या बोले थे, तो उसको बोले थे पारदर्शी पदार्थ। क्या बोले थे, पारदर्शी पदार्थ। लेकिन अपारदर्शी में एकदम पूरे से पूर्ण विराम लगा दिया था, यानी वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश भेजने पे
एकदमे से प्रकाश को पार नहीं होने देगा, यानी वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके उसको क्या बोले थे, तो उसको बोले थे अपारदर्शी। लेकिन पारभासी के परिभाषा में क्या बोले थे, तो पारभासी के परिभाषा में बोले थे कि वैसा वस्तु जिससे होकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके उसे पारभासी वस्तु बोले थे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एकदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन किसको बोलेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन बोलेंगे। देखिए परावर्तन और अपवर्तन में एक लाइन का अगर अंतर बोलेगा ना, तो बोलेगा कि प्रकाश को भेजेंगे, प्रकाश को भेजेंगे और किसी सतह से टकराएगा और टकरा के फिर वापस लौट जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश को भेजे और लौट के नहीं आया, हेल के चला गया, यानी गया तो गया ही रह गया। यानी प्रकाश को भेजे, मान लीजिए यहाँ से टॉर्च है, इस टॉर्च को जलाए और भेजे, प्रकाश गया और गया किसी सतह से टकरा के फिर वापस आ गया, तो उसको बोलेंगे प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन। लेकिन अगर प्रकाश को भेजे और प्रकाश अगर गया किसी सतह से टकराया और उस सतह को हेल के बाहर निकल गया, तो उसको बोलेंगे अपवर्तन। देखिए जब आप क्रिकेट उर्केट खेलते होइएगा तो गेंद लेके नीचे जमीन पे मारते हैं, गेंद फिर वापस ऊपर उछलता है, तो गेंद टकरा के वापस आया, तो गेंद का अपवर्तन। आपको लेके दीवार में मारेंगे ना, दीवार में लेके मारेंगे और फिर वापस ऐसे तुलो हटेगा तो क्या हो जाएगा, तुलो का अपवर्तन की परावर्तन, तो वापस लौटा ना, दीवार को छेद के थोड़ी निकल गया, तो क्या हुआ, परावर्तन। यानी इसी तरह से प्रकाश को मारेंगे और प्रकाश जाएगा, सतह से टकराएगा, टकरा के लौटेगा, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिख देते हैं प्रकाश का, आप लोग को भी लिखना है, प्रकाश का किसी सतह से प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना, लौटने की क्रिया या घटना भी बोल सकते हैं, लौटने की क्रिया को प्रकाश का क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं डिटेल में। मान लीजिए कोई एक, अच्छा आप बताइए तो प्रकाश को लौटने कौन देगा, पारदर्शी सतह की, अपारदर्शी सतह की, पारभासी सतह, बताइए प्रकाश को कौन सा पदार्थ लौटने देगा, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी। तो देखिए प्रकाश को लौटने कौन देगा, अगर पारदर्शी में क्या हो रहा था कि पारदर्शी प्रकाश को भेज रहे थे तो प्रकाश हिल जा रहा था, तो पारदर्शी वस्तु में कभी भी परावर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रकाश को भेजेंगे लौट के आइबे नहीं करेगा, वो कहेगा कि ना हम अब चल दिए तो चल दिए, वहीं पर निकल जाएगा, तो उसमें क्या कभी भी परावर्तन होगा, नहीं होगा। लेकिन अपारदर्शी में क्या पढ़ रहे थे कि अपारदर्शी में पढ़े हैं कि वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार नहीं हो सके, वही तो करना है। जब पार नहीं होगा तो लौट के वापस आएगा, पर जब पार नहीं होगा तभी तो लौट के आएगा। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन होने के लिए कैसा माध्यम का होना जरूरी है या फिर कैसा वस्तु का होना जरूरी है। क्वेश्चन पूछता है कि परावर्तन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। आप लोग जवाब दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी पारभासी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा, पारदर्शी होगा, नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा क्योंकि प्रकाश पारदर्शी में हिल जाएगा, तो उसमें हो जाएगा अपवर्तन। लेकिन हम क्या पूछे, तो हम पूछे परावर्तन, तो परावर्तन के लिए अपारदर्शी माध्यम का होना आवश्यक है, अपारदर्शी माध्यम का होना आवश्यक है। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा, परावर्तन के लिए अपारदर्शी
अपारदर्शी माध्यम का परावर्तन के लिए अपारदर्शी माध्यम का होना आवश्यक है। अब देखिए, बताइए, क्या हम दीवार पे टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश डॉट क्या आएगा? नहीं, वो सभी को सोख लेगा। लेकिन बताइए शीशा पे मिलेगा, सर शीशा पे भेजेंगे तो शीशा तो सबको पार करवा देगा, कांच पार करवा देगा? नहीं। मान लीजिए क्या ले लिए, वो समतल दर्पण ले लिए, यानी शीशा ले लिए। अब इसको क्या करिए ना कि नीचे से पेंट कर दीजिए, कलई कर दीजिए, रंजित कर दीजिए। कर दिए। ये जो पेंट होता है ना, ये होता है AgNO3। किसका होता है? AgNO3 का होता है, AgNO3 का। अब देखिए, अब इस पे क्या कर दिया कि इधर से टॉर्च जला दिए, और टॉर्च जलाएगा तो किरण निकलेगा। यहाँ से टॉर्च जलाए, किरण निकला। मान लीजिए इसका कुछ नाम दे देते हैं AB। अब बताइए, यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ निकलेगा, अब पीछे पेंट है तो ये हिलने देगा नहीं, ये बोलेगा इधर कहाँ, इधर तो है पेंट, चल इधर भाग, तो ये लौट के इधर भाग जाएगा। यानी प्रकाश यहाँ से आया, इधर भाग गया। तो जो किरण आया, तो आने वाली किरण को बोलते हैं, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए। जैसे इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलिएगा? इस किरण को बोलिएगा आपतित किरण। आपतित किरण। टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या बोलिएगा? तो इसको बोलिएगा परावर्तित किरण। टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेगा? तो इस बिंदु को बोलेगा आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब समझता है ना, एकदम 90 डिग्री हचाक से, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसको बोलेंगे अभिलंब। यानी अगर आपतित किरण का कोई आपसे डिफिनेशन पूछेगा, तो क्या बोलेगा? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण, देखिए ये आ रहा है ना, तो आने वाली किरण को आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, यहाँ देखिए किस पर टकरा रहा है? तो बिंदु B पर। तो पॉइंट B को क्या बोलेगा? तो इसको बोलेगा आपतन बिंदु। टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या बोलेगा? तो बोलेगा परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, लंब का मतलब होता है एकदम खड़ा सीधा 90 डिग्री, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब अगर यहाँ आपसे कोई पूछेगा कि बताओ आपतित किरण क्या है, तो क्या बोलेगा? AB क्या है? AB है आपतित किरण। AB क्या है? आपतित किरण। BC क्या है? तो BC है परावर्तित किरण। BC क्या है? परावर्तित किरण। बताइए पॉइंट B क्या है? B क्या है? तो B है आपतन बिंदु। बताइए इसका कुछ नाम दे दीजिए। BN क्या है? BN अभिलंब है। क्या है? BN अभिलंब है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपतित किरण का परिभाषा बोले, तो बोलेगा आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। टकरा कर लौटने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए इतना तो समझ गए। अब होता है कि आपतन कोण किसे बोलते हैं, परावर्तन कोण किसे बोलते हैं। तो आपतन कोण याद रखिएगा, ई वाला जो कोण देख रहे हैं ना, ई वाला, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसको कोण आई से सूचित करते हैं। और एक होता है
परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आर। रिफ्लेक्टिव एंगल, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, कोण आर से सूचित करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ, बहुत पढ़ने में तेज है, बताओ तो कि आपतन कोण किसे बोलते हैं, तो बताओ ये वाला कौन कौन आपतन कोण बोले हैं, यही वाला कौन कौन आपतन कोण बोले हैं। तो देखिए रटना एकदम नहीं है। किसके किसके बीच में ये कोण बना है, किसके किसके बीच में ये वाला कोण बना है, आप ही बताइए, बताओ जल्दी से, किसके किसके बीच में ई वाला कोण बना है, क्योंकि इसी कोण को बोलते हैं आपतन कोण और इसको सूचित करते हैं कोण आई से। तो देखिए ये कोण बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं आपतन कोण, बोल देंगे। यानी यहाँ कोण आई बराबर क्या है, तो कोण आई बराबर है आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखिए यहाँ आ गया ये वाला आर, कोण आर को बोलते हैं क्या, तो कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण, क्या बोलिएगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिए यही वाला है ना परावर्तन कोण, जरा गौर से देखिए और बताइए कि ये कोण किसके किसके बीच बना है, किसके किसके बीच बना है। हम नहीं बोलेंगे, आप ही को बताना है, बताइए किसके किसके बीच बना है, ये किसके किसके बीच बना है, बताओ बबुआ, कौन बोल देगा, जल्दी बोलो, हम नहीं लिखेंगे, हम खाली कोण आर लिख देते हैं। देखो ये कोण आर है ना, इस कोण आर को ही बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो देखिए यह कोण किसके किसके बीच बना, तो बना है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। देखिए आपतन कोण में भी अभिलंब कॉमन, परावर्तन कोण में भी अभिलंब कॉमन, लेकिन अगर पूछेगा कि आपतन कोण, तो बोलना है आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। लेकिन अगर पूछेगा कि परावर्तन कोण, तो बोलना है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो इसको समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, बारी बारी से उस सभी नियमों को पढ़ेंगे। इसको तब तक हम मिटा रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अभी जस्ट हम लोग देख लिए कि प्रकाश के परावर्तन कहते किसको है। अब पूछ देता है ना कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कै गो होता है, कै गो नियम होता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बबुआ तो डायरेक्ट आपसे यही पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है। ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5, बताइए कितना होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5, बताइए कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे रहेगा 2, ऑप्शन नंबर बी ए पे रहेगा एकदम फिक्स है। ऑप्शन नंबर बी आंख मुन के मार देना कितना 2। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन होता है, तो उससे पहले एक बार फिर बनाते हैं जो पीछे फिगर बनाए थे। तो देखिए यहाँ पे साइड में बनाते हैं। ये क्या है, यह समतल दर्पण और नीचे से क्या कर दिए, इसको पेंट कर दिए। अब इधर से वो किरण को भेजिएगा, बताइए आने वाली किरण को क्या बोलेगा, आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर क्या डाले थे, अभिलंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, एन से सूचित करते हैं। इस बीच में क्या बना था, तो इस बीच में बना था आपतन कोण, कोण आई, आई बना था परावर्तन कोण, कोण आर। ये तो पढ़ लिया था। अब देखिए पहला नियम यही होता है। पहला नियम क्या होता है भाई, तो पहला नियम होता है कि आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों किस तल में होगा, तो एक ही तल में। एक ही तल का मतलब होता है कि जिस तल पे ये आपतित किरण, जिस सतह पे, उसी सतह पे ये परावर्तित किरण और उसी सतह पे अभिलंब। ऐसा है कि ये है अलग तल पे
और ये है अलग तल पे, और ये है अलग तल पे, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो यही बोलता है पहला नियम। आंध्र आदमी देख के बोलेगा कि तीनों का तल क्या है, तीनों का तल सेम है। तो पहला नियम यही हो जाएगा कि आपतित किरण, देखिए एकदम रटना एकदम नहीं है, एकदम ध्यान से समझना है। हम आपको पक्का बताते हैं, अगर आप क्लास को पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अगर जिंदा है एकदम अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम 100% आपको कभी नहीं बोलेंगे हम कि आप रट के आइए, दम है तो भूल के दिखाइए। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तो देखिए पहला नियम क्या बोलेगा? तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, कौमा परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया, बोलना बकलवा, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम। एक नियम और होता है, दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके भाई? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी हम आपको जस्ट पहले बताए थे कि बताओ बताओ बबुआ, आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतन कोण किसके किसके बीच में बने कोण को कहते हैं? तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। और दूसरा नियम कहता है कि जितना होगा आपतन कोण तब फिक्स है कि उतने होगा कौन? परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, खत्म। बस यही दो नियम है परावर्तन के, दो नियम। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा जितना कोण आपतन कोण का मान होगा उतने मान किसका होगा? परावर्तन कोण का। तो बोल लिख दीजिए आपतन कोण, आपतन कोण यानी क्या? तो आपतन कोण मतलब कोण आई, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी किसको बोलेगा? तो कोण आर हमेशा हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। यानी यदि कोण आई बराबर 45 डिग्री तो पूछेगा तो कोण आर बराबर हुआ था, क्या बोलिएगा? 45 डिग्री। तो बताओ कोण आई अगर 30 डिग्री तो कोण आर कितना? 30 डिग्री। ये क्योंकि हम लोग देख लिए कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोलता है? ये एकदम स्पष्ट बोल देता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक देखिए बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। हमेशा अपने आप को एकदम बेहतर स्थिति में लाने का कोशिश करिए। कभी मतलब आप ये नहीं सोचिए कि हमसे नहीं होगा, मतलब हमेशा भाई करेगा तभी ना होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं कि 2024 में मेरा एग्जाम अच्छा जाए, मेरा रिजल्ट अच्छा आए, तो अभी से ही आपको लग जाना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।